इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको sp3 संकरण के बारे में बताया था और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो लास्ट पार्ट था ABL3 प्रकार वो रह गया था। तो उसके अंदर एक ही अणु है जो इस प्रकार का संकरण दर्शाता है ABL3 प्रकार का, वो है ICL। और ICL जो उसकी लेविस संरचना यहाँ पे बताई गई है, इसके अंदर 3 लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड पेयर है और केंद्रीय परमाणु I है और 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। और 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से एकमात्र जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जो है क्लोरीन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाता है। शेष जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 लोन पेयर के रूप में आयोडीन के ऊपर रहते हैं। और आयोडीन परमाणु sp3 संकरित होता है और sp3 संकरित में 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के द्वारा जिसकी रेखीय संरचना हमें प्राप्त होती है। 3 इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इसकी जो संरचना है और केवल एक बॉन्ड होता है, इसलिए संरचना हम इसमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और नीचे मैंने इसको दर्शा रखा है किस तरह से इसके अंदर होगा। ये आयोडीन अपनी ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में ICL बनाने के लिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक बॉन्ड बनाना है इसलिए एक बॉन्ड आसानी से क्लोरीन के साथ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लेगा और इस तरह से ये 3 लोन पेयर रहेंगे और I और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड बनने से कोई बॉन्ड एंगल इसमें नहीं होगा। तो sp3 संकरण AB3 ये अपना कंक्लूजन है। ABL3 प्रकार रेखीय ज्यामिति बंद कोण संभव नहीं। अब आता है sp3d संरचना यानी संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d यानी sp3d संकरण के अंदर 5 कक्षक संकरण में भाग लेंगे, एक s का, 3 p का और एक d का। तो टोटल 5 कक्षक जब संकरण में भाग लेंगे तो हमें 5 sp3d संकरित कक्षक प्राप्त होंगे। ये जो संकरण है ये भी 4 प्रकार का है और ये जो 4 प्रकार है उसमें सबसे पहला AB5 यानी पाँचों उसके अंदर बॉन्ड पेयर होंगे। फिर AB4L 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। फिर उसके बाद में AB3L2 यानी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। और लास्ट वाला जो प्रकार है उसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होंगे। तो ये जो चारों प्रकार हैं इसमें सबसे पहला जो है ये इसका नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है। जब नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी निश्चित ज्यामिति होती है, उसका निश्चित बंद कोण होता है। और यहाँ पर sp3d संकरण की जो ज्यामिति है, रेगुलर ज्योमेट्री है, वो होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति रखने वाला एग्जाम्पल है फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। तो फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के अंदर F जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन ही होगा क्योंकि फॉस्फोरस जो है बड़े ब्रोमीन और आयोडीन को नहीं झेल पाता है। तो PI3 और PCl3 PBr3 और PI3 तो बनता है लेकिन PBr5 नहीं बनता और PI5 भी नहीं बनता क्योंकि फॉस्फोरस बहुत छोटा है और उसके मुकाबले में 5 आयोडीन उसको जो है उसके चारों ओर जो है स्थापित नहीं किए जा सकते। तो हमें PF5 मिलेगा और PCl5 मिलेगा। इसके अलावा आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, SOF4 यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और ये सारे जो है AB5 प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। फिर AB4L प्रकार के अंदर एक लोन पेयर आ जाएगा और लोन पेयर वाला जो एग्जाम्पल है वो SF4, SEF4 और TEF4। यहाँ के अगेन अपन को सेलेनियम का एटॉमिक नंबर, सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, इसी तरह से टेलुरियम का भी पता होना चाहिए, तब जाके हम जो है AB4L प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर AB3L2 यानी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर और उसका एग्जाम्पल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ClF3, BrF3 और IF3। तो ये जितने भी इंटर हेलाइड्स हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, वो इसके एग्जाम्पल हैं। फिर जो लास्ट प्रकार है AB2L3, इसके अंदर XeF2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनॉन डाईफ्लोराइड। उसके बाद में I3- ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ICl2। ये सब एक जैसे हैं, केवल मात्र इसके अंदर बंदी परमाणु जो आयोडीन की जगह क्लोरीन हो गया है। तो ये 4 प्रकार के जो है संकरण sp3d प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहला इजी वाला लेंगे जो कि रेगुलर ज्योमेट्री है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि sp3 संकरण के अंदर 5 समतुल्य हमको sp3d संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड यानी
अक्षीय सिग्मा बॉन्ड, जिसको अपन सिग्मा ए से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है तलीय बंध। तो जब हम बात करेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्योमेट्री की, तो वहाँ हमें दो बॉन्ड प्राप्त होंगे। तीन बॉन्ड एक प्रकार के होते हैं, जो तीन एक बॉन्ड एक ही प्रकार के होते हैं वो एक ही तल में होते हैं, इसलिए उसको तलीय सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। और जो दो इस तल के परपेंडिकुलर बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम अक्षीय सिग्मा बंध बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है वो ये कि अक्षीय बंधों की लंबाई तलीय बंधों से अधिक होती है। यानी आप जो देख रहे हैं ये जो पी एफ बॉन्ड है ये है एक्सियल बॉन्ड, इसी तरह से ये जो पी एफ बॉन्ड है ये भी एक्सियल बॉन्ड है। तो दो एक्सियल बॉन्ड हैं, पी एफ एक्सियल ये, पी एफ एक्सियल ये। जबकि ये जो तल है ट्राइगोनल जो तल है अपना प्लेन है, उसके अंदर ये जो पी एफ है, ये जो दूसरा पी एफ बॉन्ड है और ये जो तीसरा पी एफ बॉन्ड है, ये तीनों इक्विटोरियल यानी तलीय बंध है। तो तलीय बंध एक दो तीन प्रकार के हैं, अक्षीय बंध दो हैं। तो ये जो अक्षीय बंध है ये हमेशा आप दिख भी रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा है। तो अक्षीय बंधों की लंबाई इन तलीय बंधों से ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उसका कारण क्या है, उसका रीज़न आपको बताना है कि तलीय बंध तीन होते हैं, और ये जो तीन तलीय बंध हैं वो इसको जो बॉन्ड है बॉन्ड पेयर के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ये बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो बॉन्ड है वो जहाँ कहीं भी जाएगा प्रतिकर्षण से, तो कभी उसको इस बॉन्ड का प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा, कभी इस बॉन्ड का, कभी इस बॉन्ड का। तो इन तीनों बंधों के प्रतिकर्षण से बचने के लिए ये फ्लोरीन क्या करता है, ये थोड़ा ऊपर खिसक जाता है। तो जब ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा इस तल से, तो दूर जाने पर इन तीनों का जो रिपल्शन है, प्रतिकर्षण है, वो कम महसूस होगा, और इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ जाती है। सो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन दैट ऑफ द equatorial bond because these two axial bonds have to face repulsion by these three bond pairs, and in order to minimize that repulsion they get apart from the plane, and because in doing so the bond length increases। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि किस तरह से बॉन्ड लेंथ जो है एक्सियल की ज़्यादा होती है और इक्विटोरियल की कम होती है। पहला प्रकार है PF5, इसका सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल है, और यहाँ पर मैंने आपको दर्शा रखा है। ये फॉस्फोरस की जो है ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस के पास में 3s2 3p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देख रहे हैं तीन ही अपने पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हमें बंद कितने बनाने हैं, PCl5 के अंदर 5 बॉन्ड पेयर हैं। तो 5 बॉन्ड पेयर बनाने के लिए हमारे पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ये जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और अनपेयर हो जाएगा। अनपेयर होने से 1 2 3 4 5, ये 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए। अब ये जब 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपस में संकृत होंगे तो 5 एक ही आकार के, एक ही ऊर्जा के हमको 5 समतुल्य sp3d संकृत कक्षक प्राप्त होंगे, और इनकी जो एनर्जी है वो उसका मीन यहाँ पे आएगा, तो इसलिए ये पांचों यहाँ पर स्थित होंगे। तो 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड हमको कक्षक किसके मिल गए, फॉस्फोरस के मिल गए। अब ये जो 5 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कक्षक है उसके साथ में फ्लोरीन आके जुड़ेगा। फ्लोरीन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2pz के अंदर, वो 2pz जो है वो इसके sp3d sp3d sp3 इन पांचों sp3d कक्षक जिनके पास में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ में फ्लोरीन का 2pz जो है वो आपस में बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनने से 5 हमारे पास में जो है सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और इस सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा, sp3d कक्षक हमको मिलेंगे। और ये जो डायग्राम है वो बता रहा है किस तरह का होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल डायग्राम। इसकी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ये डायग्राम आपसे बनेगा। इसमें दो बॉन्ड एंगल हैं 120 का, ये तो है तलीय बंधों के बीच में, और जो तल और अक्ष है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो 120 का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। तो एक तलीय बंध 120 का और अक्षीय बंध जो है वो 90 का होता है। इस तरह से ये इसकी संरचना है, PCl5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल संरचना इसमें दर्शा रखी है। तो कंक्लूजन ये रहा कि AB5 प्रकार का जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है उसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होगी। बंध कोण उसमें दो होंगे 90 और 120 के, और जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं वो दो अलग अलग प्रकार के होंगे। ये जो FA है वो तो है एक्सियल,
और एफ ई जो है वो तलीय। ये मैंने सारा इसमें दर्शा दिया है कि किस तरह से एफ ए बड़े हैं और एफ ई छोटे हैं। उसके बाद में दूसरे प्रकार का जो संकरण है वो है ए बी 4L, यानी यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया है और उसका सीधा सा एग्जांपल है SF4। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सल्फर आपका केंद्रीय परमाणु है और सल्फर जब केंद्रीय परमाणु है तो इसके पास में आप देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ग्राउंड स्टेट में जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हमें बंड बनाने हैं 4, तो इसको हमको जो है एक्साइट करना पड़ेगा। तो ये 3p जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जो है अनपेयर होंगे। अनपेयर होने से 4 हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक लोन पेयर रहेगा। और ये लोन पेयर जो है वो कहाँ जाएगा, इसके लिए भी एक नया नियम दिया है और वो इसी किताब में आपको मिलेगा, बाकी किसी किताब में ये नियम नहीं है कि यदि हमारे पास में लोन पेयर है तो वो लोन पेयर कौन सी स्थिति धारण करेगा, अक्षीय स्थिति पे जाएगा या तलीय, तो एक्सियल पोजीशन रिटेन करेगा या इक्वेटोरियल पोजीशन रिटेन करेगा। तो इसके लिए नियम है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ पर स्थापित होगा, यानी लोन पेयर कहाँ पर जाएगा। इसके लिए है कि एक उपप्रमेय दी गई है और ये क्या कहती है उपप्रमेय, यदि संकृत कक्षकों की संख्या विषम है, जैसा कि sp3d के अंदर है। sp3d के अंदर कितने हैं, 5 जो है इलेक्ट्रॉन का भाग कोष जो है भाग ले रहे हैं। तो sp3d में 5 कक्षक हैं और जब 5 कक्षक यानी विषम संख्या है और sp3d3 के अंदर 7 होते हैं तो वहाँ पे भी विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब होगी तब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तलीय स्थिति धारण करता है, यानी जब संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या विषम होती है यानी 5 और 7 होती है, तो जो लोन पेयर है वो हमेशा तलीय पोजीशन पे जाएगा, वो कभी भी एक्सियल पोजीशन पे नहीं जाएगा। और जब कभी भी संकृत कक्षकों की संख्या सम होगी, यानी कैसी होगी, 4 या 6 होगी, 6 होगी तो क्या होगा, जैसा sp3d2 के अंदर होगा वहाँ पे 6 संकृत कक्षक होंगे। तो जब संकृत कक्षकों की संख्या सम होती है तब जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे, और जब विषम होती है तो कहाँ जाएगा, तलीय पोजीशन पे। तो हमें ये पता लग गया कि हमें लोन पेयर को कहाँ भेजना है। तो अब हमारे पास में सल्फर के अंदर एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर हैं और ये जो लोन पेयर है हमको कहाँ भेजना है, उसको तलीय स्थिति पे भेजना है, क्योंकि ये उप प्रमेय कह रही है। तो इस उप प्रमेय को बहुत ध्यान से हमेशा याद रखना है। अब ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पर लोन पेयर चला गया और बाकी जो बॉन्ड बनेंगे वो 2 एक्सियल बॉन्ड बनेंगे और 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड बनेंगे। और जब 2 एक्सियल और 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड बनेंगे तो शेप इसकी ऐसी हो जाएगी और इस शेप को हम बोलते हैं सी-सॉ, यानी जो झूला झूलते हैं अपन बच्चे उसको सी-सॉ या विकृत चतुष्फल की इसकी ज्यामिति कहा गया है। तो यहाँ पर भी अक्षीय और तलीय बंध होंगे और लोन पेयर हमेशा तलीय बंध पर जाएगा। बॉन्ड एंगल इस लोन पेयर के कारण जो कि 90 और 120 होना चाहिए था वो चेंज हो जाएंगे और चेंज होने के बाद में उसके बॉन्ड पेयर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सब यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो 93.5 और 129.3 यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो ये सारे इसके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ सब अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अक्षीय बंधों की लंबाई जो है वो तलीय बंधों से अधिक होती है। अब जो तीसरा प्रकार है वो है AB3L2। इस AB3L2 संकरण के अंदर आप देखेंगे Cl3 इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ 2 लोन पेयर आएंगे। तो क्लोरीन के अंदर आप देखिए, जब इसकी ग्राउंड स्टेट को लेते हैं हम क्लोरीन के अंदर, तो ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p5 एक ही हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बनेगा, हमें बॉन्ड बनाने कितने, 3। तो 3 बंध बनाने के लिए हमारे पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो कैसे प्राप्त होगा, इसको हम 3py को हम अनपेयर करेंगे और 3py जब अनपेयर होगा तो हमको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर यहाँ मिल गए। ये सब आपस में संकृत होंगे। संकृत करने पर हमें 5 समतुल्य sp3d संकृत कक्षक मिलेंगे। इन 5 sp3d संकृत कक्षकों में से 2 लोन पेयर वाले हैं, बाकी 3 जो हैं बॉन्ड पेयर बनाएंगे। अब हम जब इसकी शेप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो 2 लोन पेयर है वो कहाँ पे जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। तो 2 इक्वेटोरियल पोजीशन, एक ये और एक ये, 2 लोन पेयर के द्वारा धारण कर ली जाएगी। एक जो बॉन्ड पेयर यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन बनेगा और 2 बॉन्ड पेयर हमको एक्सियल पोजीशन पे बनेंगे। इस तरह से ClF3 के अंदर जो है बेंट टी, झुके हुए टी जैसी आकृति होती है और इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो और घट जाता है, क्योंकि 2 लोन पेयर धक्का मार रहे हैं बॉन्ड पेयर को, इसलिए बॉन्ड एंगल 87.5 का रह जाता है। तो ClF3, BrF3, IF3 ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद में आता है AB2L3। AB2L3 जो प्रकार है इसके अंदर sp3d संकरण है, लेकिन ये जो संकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। तो जो भी 3 तलीय स्थितियां हैं, तलीय स्थिति पे तीनों लोन पेयर चले जाएंगे। जब तलीय स्थिति पे तीनों लोन पेयर चले जाएंगे तो उस केंद्रीय परमाणु के साथ में 2 बॉन्ड बनेंगे और वो दोनों एक्सियल पोजीशन पे बनेंगे और इसकी शेप जो है वो रेखीय हो जाएगी। तो उसका एग्जाम्पल जो दे रखा है XCF2 है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है I3-। और I3- के अंदर देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो समझाया हुआ है उसके अंदर I- केंद्रीय परमाणु माना गया है, लेकिन I- कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता। तो I- तो क्या होगा, I- आपका जो है बंदी परमाणु होगा। केंद्रीय परमाणु आयोडीन ही रहेगा, और जब केंद्रीय परमाणु आयोडीन रहेगा तो क्या होगा, आप देखिए मैंने इसके अंदर बता रखा है। ये आपकी आयोडीन माइनस करने पर तो ये 8 हो जाते हैं, लेकिन ये 8 नहीं रहेंगे। यहाँ पर आयोडीन ही जो है आपका केंद्रीय परमाणु होगा, I- नहीं होगा। तो जब आयोडीन है तो उसके पास में एक जो है बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है और 3 इसके अंदर लोन पेयर है। अब यहाँ पर जो ये है स्थिति, इसके अंदर क्या होगा, ये जो है रिक्त रहेगा और ये रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेंगे। और जब हमने संकरण पढ़ा था तो संकरण में हमने बताया था कि संकरण में रिक्त कक्षक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन तीनों ही कोश भाग ले सकते हैं। तो पूर्णपूरित कोश भाग ले रहा है, अर्धपूरित कोश भाग ले रहा है और रिक्त कक्षक भी भाग ले रहा है। ये तीनों ही प्रकार के कक्षक यहाँ पर संकरण में भाग ले रहे हैं। अब यहाँ पे 3 लोन पेयर हो गए और यहाँ पर एक ये सिंगल बॉन्ड है और ये आपका खाली है। और ये जो रिक्त है, इस रिक्त में क्या होगा, आयोडीन माइनस अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, जैसा कि मैंने इस चित्र में बता रखा है। इस चित्र के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि आयोडीन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर बन रहा है। और वो बॉन्ड पेयर क्यों बन रहा है, क्योंकि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, लेकिन ये जो है वो खाली है। और जो ये जो खाली है उसमें क्या होगा, आयोडीन माइनस अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा और उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो I3- इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और 100% एग्जाम में आता है। ये sp3d संकृत है, इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं एक्सियल बॉन्ड पे, एक्सियल पोजीशन पे, और 3 लोन पेयर इसके अंदर हैं। क्योंकि sp3d संकरण में विषम संख्या में कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, और जब विषम संख्या में संकरण में भाग लेते हैं कक्षक तो वहाँ पर लोन पेयर जो है इक्विटोरियल पोजीशन को धारण करता है। तो इक्विटोरियल पोजीशन तीनों यहाँ पर लोन पेयर के द्वारा धारित कर ली जाएगी। तो जो बॉन्ड पेयर बनेंगे, और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहे हैं वो 2 प्रकार के, ये है उप सहसंयोजक बंध और ये है सहसंयोजक बंध। तो उप सहसंयोजक बंध भी बनता है और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये बताया गया है कि तीनों ही तरह के कक्षक जो है, चाहे वो पूर्णपूरित हो, चाहे वो अर्धपूरित हो, चाहे वो रिक्त हो, तीनों ही प्रकार के कक्षक जो है संकरण में भाग ले सकते हैं। और ये जो करेक्शन है वो आप अपनी किताब में कर लीजिएगा, क्योंकि ये करेक्शन अभी लेटेस्ट आया है, किताब पहले छप चुकी थी। तो आज का जो ये लेक्चर था इसमें मैंने आपको जो बचा हुआ sp3 संकरण था यानी ICl के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने आपको 4 प्रकार के जो sp3d संकृत हैं कक्षक, उनके बारे में बताया। एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि एक्सियल अक्षीय बंधों की जो लंबाई है वो तलीय बंधों से ज़्यादा क्यों होती है, वो मैंने आपको बताया। एक मैंने आपको ये बताया कि जो उप प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उप प्रमेय क्या कहती है कि यदि संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या विषम होती है तो लोन पेयर जो है वो तलीय स्थिति धारण करते हैं, और यदि संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या सम होती है तो लोन पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन को धारण करते हैं। तो ये जो 2 प्रमेय मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केवल आपको इसी किताब में मिलेगी और इसको हमें याद रखना है। और जब कभी भी sp3d संकरण आए तो लोन पेयर को तलीय स्थिति पर ही रखना है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में अपन sp3d2 और sp3d3 संकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।